हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट 11th क्लास में जो हमें पढ़ना होता है, बेसिकली इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मार्केट होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे और फिर इसमें इसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट की कितनी फॉर्म्स होती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट किसे कहते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि मार्केट को मतलब जैसे चांदनी चौक है वो एक मार्केट है, ठीक है, दरियागंज एक मार्केट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बिल्कुल डेफिनेटली मार्केट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक प्लेस डिटरमाइन कर दिया जाता है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया तो उसे मार्केट कहेंगे। अगर वहां पर बायर और सेलर्स होते हैं कमोडिटी को सेल और परचेज करने के लिए तो ही मार्केट कहलाएगा। ऐसा प्लेस, ठीक है, अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स, जहां पर बायर्स और सेलर्स कांटेक्ट करते हैं, वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, विद ईच अदर फॉर सेल एंड परचेज द कमोडिटी को परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए जो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। और वो मीन्स ऑफ कांटेक्ट वो कुछ भी हो सकता है, वो एक दूसरे से मिले जाकर, आजकल तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, तो वो मार्केट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर्म्स जो होती है मार्केट की वो चार टाइप की होती हैं। फर्स्ट नंबर पर हमने रखी है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को, सेकंड नंबर पर हमने रखा है मोनोपोली मार्केट को, और थर्ड नंबर पर हमने रखा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, और फोर्थ नंबर पर हमारी है ओलिगोपोली मार्केट। देखिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मैं ये भी कह सकता हूं बच्चों इनकी फीचर्स क्या होती हैं। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अब फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट का मतलब पूरी तरह होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने जब वीडियो बनाई थी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, परफेक्ट का मतलब होता है पूरी तरह। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूरी तरह कंपटीशन पाया जाएगा इस मार्केट में, ठीक है। देखिए क्या होता है, फर्स्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। ये जो मार्केट होती है इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बायर्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा सेलर्स होते हैं, ठीक है। और ईच बायर एंड सेलर्स हैविंग वेरी स्मॉल पार्ट इन प्रोडक्शन या फिर डिमांड, सप्लाई या डिमांड में। अगर बायर है तो उसका टोटल डिमांड में एक छोटा सा भाग होता है, पार्ट होता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस को। ऐसे ही सेलर का भी एक छोटा सा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है टोटल सप्लाई में। अगर वो ये कहे कि बहुत सारी कमोडिटी को परचेज कर ले और उसके बाद वो सेल करे अपने मनमर्जी प्राइस पे, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब ये होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का, ठीक है। सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मींस द प्रोडक्ट आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड शेप। इसमें क्या होता है, इस मार्केट में बेचे जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, वो सेम होते हैं। अ सेलर कैन नॉट चार्ज द हायर प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर, ठीक है। वो ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, वो कंज्यूमर क्या है किसी और के पास चला जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट इसमें क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कोई भी फर्म इसमें इजीली एंट्री कर लेती है और कोई भी फर्म एग्जिट कर लेती है। बच्चों इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद हमें पता लगता है इसका जो एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल में हम ले सकते हैं वेजिटेबल मार्केट। इसमें वेजिटेबल मार्केट को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल मार्केट जो होती है, जैसे आजादपुर मंडी है, आजादपुर मंडी में अब यहां पर क्या होता है, लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स पाए जाते हैं। कोई भी आलू प्याज को बेच सकता है, कोई भी नहीं बेचे, उसकी मर्जी है, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है। अगर हम टमाटर लेने टमाटर लेने जा रहे हैं, ठीक है, टमाटर का परचेज करते हैं अगर, तो उसके क्या है, सेम ही मिलेंगे। अगर अनियन परचेज करते हैं तो उसका वो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगी, तो प्राइस भी सेम रहते हैं इसके। होमोजीनियस प्रोडक्ट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसमें कोई भी फर्म इजीली एंट्री कर सकती है। अगर कोई भी पोटैटो को बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, ठीक है। अनियन बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, एंट्री कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है। उसे नहीं अगर काम करना है उसमें नहीं काम करना है तो वो एग्जिट भी कर लेगा, इसे कोई लाइसेंस लेने की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट। तो फ्री एंट्री और एग्जिट होती है इस वाली फर्म में।
परफेक्ट नॉलेज होती है। भाई आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी वेजिटेबल को परचेज करते हैं तो आपको उसकी नॉलेज होती है, ठीक है। जैसे अनियन क्या रेट चल रही है, टोमेटो क्या रेट चल रहा है, पोटैटो क्या रेट चल रहे हैं, ठीक है, उनके रेट के बारे में बेसिकली सबको नॉलेज रहती है। तो कोई भी ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। इसमें बायर और सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, ठीक है। प्राइस टेकर होती है, यहां पर प्राइस टेक करना होता है फर्म को, यानी जो भी इन प्रोडक्ट को बेचने वाले होते हैं उन्हें प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मार्केट में चल रही है। जैसे आजादपुर मंडी है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, प्राइस को खुद चार्ज करती है और वो बताती है, क्योंकि वो पहले तो डिमांड को एनालाइज करेगी और फिर सप्लाई को एनालाइज करेगी। डिमांड सप्लाई एनालाइज करने के बाद वो बताएगा कि जो पोटैटो के प्राइस हैं वो ये रहेंगे और वो उसी प्राइस पर फिर सबको सेल करना पड़ता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें जीरो होती है स्टूडेंट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, भाई इसमें बेचे जाने वाली जो कमोडिटी होती है, जो भी प्रोड्यूस करता है उसके आसपास में क्या होती है, उसकी डिमांड होती है। अगर कोई पोटैटो को ग्रो अप करता है, ठीक है, अगर पोटैटो कोई उगाता है तो उसमें क्या करेगा, उसके आसपास में नियरेस्ट में डिमांड होगी उसकी। अगर बाई चांस नहीं है तो ही तो वो सेल करने जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्स्ट। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेकंड पर आते हैं हम, मोनोपोली मार्केट। भाई मोनोपोली मार्केट की वो फॉर्म होती है जहां पर सिंगल सेलर पाया जाता है। मोनोपोली मार्केट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, जहां पर सेलर कौन होगा, बेचने वाला सिंगल होगा, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स तो डेफिनेटली हर एक मार्केट में ही बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बट अ सेलर सोल्ड द प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। वो अ सेलर सोल्ड द प्रोडक्ट विच हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इस मार्केट में बेचे जाने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, तो उसे हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल सेलर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इस मार्केट में मोनो का मतलब, मोनोपोली का मतलब क्या हो गया, एकाधिकार, एक जने का ही जिसमें अधिकार पाया जाता है उसे मोनोपोली मार्केट कहते हैं। तो इसमें एक ही जने का अधिकार होता है तो इसलिए मोनोपोली मार्केट कहते हैं। तो इसमें सिंगल ही सेलर होगा स्टूडेंट, क्योंकि एक ही जने का तो अधिकार है, तो सेलर क्या होगा, सिंगल होगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं इसे एक समझ सकता हूं, जैसे दिल्ली में, अब नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, BSES इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में BSES इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, तो ये क्या है, ये उसके पास राइट है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो हम BSES से ही लेंगे, हम किसी और से ले नहीं सकते। अगर यहां पर वाटर की सप्लाई कोई प्रोवाइड कराता है तो वो कौन कराता है, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में। अब इसमें क्या है, ये मोनोपोली मार्केट कहलाएंगी यहां के लिए। बेसिकली मैं ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, लेकिन हम मोनोपोली मार्केट में इंडियन रेलवे को पढ़ेंगे। अभी तक तो इंडियन रेलवे, वैसे स्टूडेंट इंडियन रेलवेज भी अब बिकने जा रहा है, इसमें से भी कुछ पार्ट्स सेल कर रहे हैं, ये भी पूरा प्रॉपर मोनोपोली के अंडर में नहीं आएगा, लेकिन अभी तक हम इंडियन रेलवे के बारे में इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मोनोपोली मार्केट, फिर उसमें प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, न्यू फर्म्स के एंटर होने में इसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कोई भी नई फर्म इसमें एंट्री नहीं कर सकती है, ठीक है। ये इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस मार्केट में। अगर कोई भी फर्म एंट्री कर लेगी, यानी इस फर्म में जो कमोडिटी सेल करने वाला होता है वो राइट्स परचेज कर लेता है कि मेरे को ही सेल करना है यहां पर, ठीक है। और प्राइस मेकर होते हैं, ये प्राइस को खुद डिसाइड करते हैं कि कमोडिटी का प्राइस क्या रखना है। प्राइस मेकर का मतलब ये भी नहीं हो गया कि वो जितना मन चाहे उतना प्राइस डिटरमाइन कर लें, हाँ, लेकिन इन मार्केट में अगर मैं कंपेरिजन करूं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्राइस यही चार्ज करते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्राइस यही चार्ज करती है मार्केट, ठीक है स्टूडेंट्स, मोनोपोली होने की वजह से। तो प्राइस मेकर होती है, प्राइस को खुद डिसाइड करती है। इसके बाद होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ सिचुएशन वेयर अ सेलर सोल्ड द प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम टू द डिफरेंट बायर्स, ठीक है। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पर एक सेलर जो होता है अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कंज्यूमर्स को कमोडिटी को, सेम कमोडिटी को सेल करता है,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। वैसे डिस्क्रिमिनेशन 4 टाइप से पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होती है? अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट भाई उस मार्केट को कहते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें भी लार्ज नंबर में बायर्स पाए जाते हैं, लार्ज नंबर में सेलर्स पाए जाते हैं, बट ईच सेलर सोल्ड डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम अदर। लेकिन दूसरों से अलग प्रोडक्ट को सेल करता है इसमें एक जो सेलर होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया, इसमें ये कह रहे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब इसलिए पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स इसमें भी है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स इसमें भी है। इसमें वेरी लार्ज होते हैं, सबसे ज्यादा इसी में ही पाए जाते हैं, इससे ज्यादा किसी मार्केट में सेलर्स नहीं पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मैंने आपको बताया वेजिटेबल मार्केट में लार्ज नंबर में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह सेल परचेज नॉर्मली ज्यादातर होती है, हर कोई कंज्यूम करता है वेजिटेबल को, इसलिए, ठीक है। लेकिन लार्ज नंबर इसमें इससे कम पाए जाते हैं, इस वाले से कम पाए जाते हैं। बस लार्ज नंबर में बायर्स होंगे और सेलर्स होंगे इसमें, ठीक है। अब हर एक सेलर जो होगा वो डिफरेंट प्रोडक्ट सोल्ड करेगा दूसरे से, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है बच्चों, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ सिचुएशन वेयर अ सेलर सोल्ड डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम अदर इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज, शेप, क्वालिटी एंड टेस्ट। अगर कोई खाने से रिलेटेड कोई चीज है, ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, इसमें अगर पेस्ट बनाने की कंपनियां हैं, कितनी सारी हैं पेस्ट बनाने की हैं, कोलगेट भी है, जैसे पेप्सोडेंट भी है और रामदेव भी है, तो ये क्या है? पेस्ट बनाते हैं जो, तो इसमें क्या है? डिफरेंट होते हैं, दूसरों से अलग ही होते हैं। वो क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करके, यानी इसमें क्या होता है बच्चों? एडवर्ट सेलिंग कॉस्ट भी पाई जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, यह सोप हो गया हमारा, साबुन जो होती है हमारी, साबुन भी है, जैसे अब भाई लक्स भी है, डव भी है, हमारी साबुन डेटोल भी है, तो ये क्या है? ये अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होता है? इस टाइप से कंपटीशन करते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, देखिए मैंने इसमें भी लिखवाया है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, लेकिन इसमें बिल्कुल फ्री है, कोई भी फर्म इजीली एंट्री कर सकती है, कोई भी इजीली एग्जिट कर सकती है। इसमें फ्री तो है एंट्री करना, फर्म एंट्री कर सकती है, नो डाउट, लेकिन कुछ इसमें क्या होते हैं? पेटेंट राइट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर लक्स वाला साबुन बना रहा है तो लक्स वाली साबुन बिल्कुल एज इट इज नहीं बना के सेल कर सकते, इसमें उनको ध्यान में रखना होगा। और इसमें एग्जिट भी इजीली नहीं कर सकते, इसमें इजीली एग्जिट कर लेते थे, लेकिन इसमें इजीली एग्जिट नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने कोई मोबाइल खरीद लिया है, तो इसकी कुछ टर्म के लिए जो भी इसकी वैलिडिटी है, तो उतने टर्म के लिए इसको प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं एग्जिट ऑफ फर्म्स, वुडलैंड कंपनी है, जैसे आप जानते ही हैं, अगर वुडलैंड कंपनी प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देती है, ठीक है, उसने अपने प्रोडक्शन को बंद कर दिया, लेकिन पेटेंट राइट्स उसी के पास रहेंगे, उस शूज को बनाने के जो मॉडल्स हैं वो सारे उसी के पास रहेंगे, वो और कोई नहीं ले सकता। तो इसमें कोई भी एंट्री एग्जिट हो सकती है और एंट्री भी हो सकती है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइजेस, भाई प्राइस पर पूरा कंट्रोल नहीं होता इस वाली मार्केट में। देखिए इसमें तो जीरो कंट्रोल होता है, इसमें क्या होता है बच्चों? जीरो कंट्रोल प्राइस पर, ठीक है। और इसमें फुल कंट्रोल होता है प्राइस पर, फुल कंट्रोल प्राइस पर, ठीक है। ये प्राइजेस के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं, इसमें प्राइजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें पार्शियल कंट्रोल लिखा ही हुआ है। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि अगर लक्स वाला प्राइस को चार्ज करता है कोई भी, ठीक है, तो उसे डव वाले के भी देखनी पड़ेगी डिमांड और क्वालिटी को, और डेटोल वाली को भी देखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है? पार्शियल कंट्रोल होता है कि अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। सेलिंग कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा होती है। आप देखते होंगे लक्स का एडवर्टीजमेंट हमेशा कोई भी एक जो उस टाइम का सुपरस्टार होता है वही देता है, ठीक है, हमेशा से ही। तो ये पार्शियल, इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट करके, यानी ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करके क्या होता है? मार्केट के शेयर को बढ़ाया जाता है और एक मोनोपोली क्रिएट की जाती है, जिससे कि वो अपने कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर सेल कर सकें, ठीक है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट
इट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू बिग फर्म्स, जहां पर कुछ ही बड़ी फर्में पाई जाती हैं, विच हैव इंटरडिपेंडेंसी, जिसमें इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, दैट मीन्स अंतः निर्भरता पाई जाती है, उसे हम ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। देखिए इंटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। फर्स्ट है फ्यू बिग फर्म्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ ही बड़ी बड़ी फर्में होती हैं। जैसे फ्यू बिग फर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि अब हम ले लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री या फिर कार इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, फ्यू बिग फर्म्स होती हैं। अगर मैं कोई कार परचेज करना चाहता हूं, क्या मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि बहुत सारे, कितनी सारी कंपनियां इंडिया में कार बनाने वाली, सेलेक्टेड, नेट पे सर्च किया जा सकता है, 10, 15, 20, मैक्सिमम 25, ठीक है, और उनकी हम कार खरीद सकते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक पेस्ट अगर मैं बात करूं, तो अभी जब हम पेस्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई कोलगेट भी आता है, पेप्सोडेंट भी आता है, ठीक है, रामदेव का भी आता है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन जब हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, वो अलग ही पेस्ट लिख के दे देता है कि आपको ये वाला पेस्ट करना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये वाला पेस्ट दे दो, फिर वो कहता है मेडिकल स्टोर वाला कि ये वाला पेस्ट तो मेरे पास नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि अरे भैया, आप ये डॉक्टर ने लिखा है ये वाला दे दो, कौन सा है इससे रिलेटेड दे दो, कि भैया ऐसे बहुत सारे पेस्ट आते हैं। जब पता लगता है कि बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारे टाइप के हैं, जो मेडिकल स्टोर वाला खुद कह देता है मुझे भी नहीं पता भैया टोटल कितने टाइप के पेस्ट हैं। तो ये क्या है, पेस्ट, इसमें बहुत सारे वो होते हैं, यानी ये कंपनियां, कंपटीशन का मतलब इतना सा ज्यादा कंपटीशन होता है, इसमें भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करने वाले। लेकिन इसमें क्या होते हैं, फ्यू बिग फर्म्स होती हैं, कुछ ही बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, इजीली जिन्हें पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया हाई इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब होता है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। अगर मारुति वाला, जैसे मारुति है एक और hyundai है, वो दोनों कार प्रोड्यूस करती हैं, और भी अदर कंपनीज हैं स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों को बता रहा हूं भी। अगर मारुति का अगर हम शेयर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंडिया में छोटी कार अगर सेल करती है तो मार्केट में इनका 84% शेयर है, और बाकी अदर कार का 16% शेयर आता है। अगर मारुति वाला प्रोडक्शन को बंद कर दे तो बाकी फर्म भी अफेक्टेड होंगी, अगर मारुति वाला प्राइस को बढ़ा दे तो बाकी फर्म भी अफेक्टेड होंगी, इससे वो भी प्राइस को बढ़ाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया, इस मार्केट में बेचे जाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस का मतलब सिमिलर, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है वो होमोजीनियस का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ठीक है, होमोजीनियस का एग्जाम्पल है वो। अब लेकिन कार इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, ये वाले डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं इसमें, और होमोजेनियस भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट भी सेल किए जाते हैं और होमोजेनियस भी सेल किए जाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, अगर सीमेंट है, सीमेंट क्या है भाई, होमोजेनियस है, लेकिन नाम ही तो चेंज है, और उसका जो कट्टा है वही तो चेंज होके आ रहा है, सिर्फ जो पैकिंग है उसकी वही तो चेंज होके आ रही है। नेक्स्ट आता है बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब उसमें होता है, देखिए इस फर्म में रेस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई आ नहीं सकता, इसमें नहीं आ सकता कोई भी, बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कोई फर्म में एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एंट्री का तो मना किसी ने करा नहीं है, लेकिन बहुत सारे टाइप के बैरियर्स होते हैं, कोई भी फर्म में एंटर करना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कार इंडस्ट्री में कोई एंटर करना चाहता है तो उसे बिल्कुल एडवांस टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं इसमें ऑलरेडी वो एडवांस टेक्निक का यूज करती हैं, एडवांस टेक्निक सबसे, और उनके पास एडवर्टीजमेंट करने का भी सबसे एडवांस वे होता है, और बहुत ज्यादा ह्यूज एक्सपेंडिचर करती हैं वो एडवर्टीजमेंट पे भी। आपने देखे होंगे एड सबसे ज्यादा और लंबे लेंथी जो होते हैं वो या तो कार के मिलेंगे आपको, जब आप चैनल को देखते हैं, कोई भी न्यूज आता है, ठीक है, सॉरी कोई भी ऐड आता है, और या फिर सीमेंट के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं एडवर्टीजमेंट पे। तो इसमें बहुत सारे टाइप के बैरियर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें पेटेंट राइट्स का बैरियर लेना पड़ेगा, कोई भी आता है कि भाई उस जैसी कमोडिटी को सेल नहीं करना है, ठीक है, एडवांस टेक्निक तो यूज ही कर रहे हैं, फिर वो मार्केट के शेयर को कैसे बढ़ाएं, ये बहुत कम मार्जिन पे अपनी कमोडिटी को सेल कर देते हैं।
तो फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, इसमें कार्टेल बनता है। अब व्हाट इज कार्टेल? भाई कार्टेल क्या होता है? देखिए ओलिगोपोली मार्केट में ही स्पेशली पाया जाता है। कार्टेल इज एन एग्रीमेंट वेयर ऑल द फर्म्स वर्क टुगेदर, ठीक है, विद एग्रीमेंट्स, ठीक है, विद रिटन एग्रीमेंट्स हो सकता है, वो फॉर्मल भी हो सकता है। तो कार्टेल एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, इट विल बी रिटन और फॉर्मल जो भी है, ठीक है, वो हो सकता है जिसमें सभी फर्में ना मिलकर काम करेंगी, ठीक है, एक साथ काम करेंगी, उसे हम कार्टेल कहते हैं। देखिए सबसे फेमस जो कार्टेल रहा है वो ओपेक रहा है, OPEC, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो 1960 में बना था, जिसमें 5 कंट्री थी जिनका नाम था ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला और सऊदी अरब। इन 5 कंट्रियों ने मिलकर ओपेक को बनाया था। बच्चों ओपेक ऐसा कार्टेल था जिसमें ये गल्फ कंट्रीज थी और ये क्रूड ऑयल को सेल करती थी। इसका डोमेन करने वाला जो एक फर्म हुआ करती थी, डोमेन का मतलब इनको चलाने वाली, ठीक है, रेगुलेट करने वाली एक फर्म होती थी, उसका नाम था सऊदी अरब। सऊदी अरब इन्हें रेगुलेट करती थी। सऊदी अरब बताता था कि आपको कितना पेट्रोल सेल करना है, कितना क्रूड ऑयल सेल करना है, हर किसी का एक डिटरमाइन कर दिया था और प्राइस भी डिटरमाइन कर दिया था कि आपको प्राइस भी जो बताया जा रहा है उसी पे सेल करना है। दैट इज कॉल्ड कार्टेल। तो ये कार्टेल था, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब नॉन प्राइस कंपटीशन, ये बिना प्राइस को रिड्यूस करे हुए कंपटीशन करते हैं। जैसे बच्चों पेप्सी और कोक आप जानते ही होंगे, पेप्सी और कोक के प्राइस क्या रहते हैं? दोनों के सेम रहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है, विदाउट प्राइस को रिड्यूस किए। दैट इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। जैसे कि अब इसमें क्या है कि आप कैप को खोलोगे तो उसमें क्या है कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिल जाएगा या कहीं पर भी जाने का मौका मिल जाएगा या किसी फिल्म स्टार से मिलने का मौका मिल जाएगा, तो स्क्रैच करो या कुछ ऐसे आपको ऑफर देते रहते हैं बिना प्राइस को रिड्यूस किए हुए और कंपटीशन करते हैं ये लार्ज स्केल में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी है मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो हमने पढ़ी हैं। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।